कभी भाईजान भाईजान कहते थे, अब भाईजान जान ले रहे हैं। आतंकी सोच में सड़ चुके पाकिस्तान ने, सोचिए, पाकिस्तान को, उसी सड़ी गली सोच को तो उससे गला दिया है, खुद को गला लिया है उसी से। और अब उसकी गलतियों की आग ने उसको जलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान की जान ले लेगा और जान ले भी रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के बीच चल रहे तनाव ने एक बार फिर बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है। दोनों के बीच सीमा पर संघर्ष की दास्तां जारी है। अब सूत्रों से मिली जानकारी में यह पता चल रहा है कि पाकिस्तान की सीमा के पास अभी यह संघर्ष चल रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगान सीमा पर कई सैन्य कार्रवाइयां की हैं। तालिबान ने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता वापसी के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि यह नया तालिबान शासन पाकिस्तान के हितों की रक्षा करेगा, लेकिन इसके विपरीत टीटीपी ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है और कई बार पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है, पहले भी, और अब तो ये तस्वीरें बयां करती हैं। इससे पाकिस्तान सरकार और सेना के भीतर चिंता गहराती जा रही है। तालिबान लगातार दावा कर रहा है कि उसने 58 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है और उनके 25 सैन्य चौकियों पर कब्जा भी कर लिया था। ये बात भी हमने आपको बताई थी। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने कहा कि इस लड़ाई में तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान समेत उसके सहयोगी समूहों के लगभग 200 लड़ाके मारे गए हैं। ये बात भी हमने आपको बताई, लेकिन ये महज दावा है पाकिस्तान का। अफगानिस्तान की तरफ से बताया, प्रूफ दिया गया। अब पाकिस्तान आंकड़े कुछ भी शेयर कर दे, ये 200 आज बता रहे हैं, एक साल बाद आप देखिएगा इसी को 500 बता देंगे, हो ना हो कुछ समय बाद इसको 1000 बता देंगे। तो वहां पर DGISPR जो है, उनका जो मीडिया विंग जिस तरीके से काम करता है, वहां के टेलीविजन चैनल्स जिस तरीके से रिपोर्ट करते हैं, वो सब कुछ प्रोपेगेंडा की श्रेणी में आता है। अब एक तरफ तनाव बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ पलायन का दौर भी शुरू हो गया है। अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर पलायन की खबरें भी सामने आ रही हैं। चमन सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान और तालिबान के बीच झड़प से लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। इस तनाव का असर केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्रीय स्थिरता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आपको यह समझना होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग की वजह है, जो विवाद का कारण है, वो डूरन लाइन है। और वो डूरन लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि ना इन्होंने बनाई ना उन्होंने बनाई। अफगानिस्तान को तो ये बिल्कुल स्वीकार नहीं थी। उनके आधे लोग वहां रह गए, आधे लोग यहां रह गए, और अब वो कहते हैं कि भाई ये हमें वापस चाहिए। चाहे आप हमें भाईजान कहें, चाहे आप ये बोलें कि हमारा मजहब एक है, चाहे आप ये बोलें कि हमें दोस्ती का वास्ता, लेकिन हमें हमारी जमीन जो है वो चाहिए। तो जमीन की बात जिस तरीके से कहा जाता है, तो वो जमीन उनको मिलनी है, वो जमीन उनको नहीं मिलेगी तो उनको दिक्कत हो जाएगी और ये लड़ाई जो है वो आगे चलेगी। अब आपको चलिए विस्तार से ग्राफिक्स के माध्यम से और भी जानकारी जो है वो हम देंगे, विस्तार से आपको बताएंगे क्या कुछ इसमें खास है। देखिए, तालिबान की सैन्य ताकत क्या है। दुनिया में 118वें स्थान पर सैन्य शक्ति है अगर तालिबान की बात की जाए, और फुल फ्लेजेड आर्मी भी नहीं है ये, फिर भी इनकी जो शक्ति है 118वें में। 2021 में काबुल पर कब्जा कर सैन्य ताकत बढ़ाई। अब इसके दो पहलू हैं, एक तो अमेरिका गया और दूसरा इनसे डर के गया। इनसे डर के बहुत से लोग गए हैं। 1,10,000 से 1,50,000 सक्रिय सैनिक इनके हैं। ये एक्टिव हैं, एक्टिव जो सोल्जर्स हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। करीब 1 लाख रिजर्व फोर्स है। अब तालिबान कोई आतंकी संगठन नहीं है, वहां पर सरकार है और उनकी जो मिलिशिया है वो मिलिशिया नहीं है, मिलिट्री बन चुकी है। 14,000 करोड़ रुपए का सैन्य बजट है इनका, तो इतने हल्के में नहीं है। और पाकिस्तान में तो गुर्बत इतनी है, गरीबी इतनी है कि आप समझ सकते हैं 14,000 के बजट वाले से लड़ना भी उनके लिए दिक्कत होगा। रॉकेट, तोपों और अमेरिकी हथियारों का स्टॉक है, सोवियत हथियारों का भी स्टॉक है, अमेरिकी हथियारों का भी स्टॉक है, और भी बहुत स्रोत हैं इनके जो कि डिस्क्लोज्ड नहीं है, किसी भी मिलिशिया के नहीं होते हैं ज्यादातर। नौसेना से जुड़ी ताकतों में कमजोर है तालिबान। अब आते हैं हकीकत पे। हकीकत यह है कि तालिबान कोई बड़ी फौज नहीं है खतरनाक है, जज्बा इनमें है, लड़ाकू कौम है, लेकिन उनके पास कोई नेवी और इस तरीके का एयरफोर्स वैसा ढांचा नहीं है। तो नौसेना से जुड़ी आपको बताई, गुरिल्ला वॉरफेयर तालिबान की सबसे बड़ी ताकत है। अब गुरिल्ला वॉरफेयर कहा जाता है कि भाई आप इसको छद्म युद्ध के श्रेणी में ले आइए, जहां पर आपके यहां अगर कोई व्यक्ति आता है, यानी कोई फौज आती है, जैसे सोवियत इनके क्षेत्र में आए तो इन्होंने उनको मारा, अच्छे से मारा, घेर के मारा, तो गुरिल्ला वॉरफेयर की श्रेणी में। अमेरिकी आए, उनको भी घेर के मारा और उनको वापस जाने पर मजबूर कर दिया, काम नहीं आया। अब वो बिल्कुल उनका काम बना नहीं।
अब चलिए, अब सीधा चलते हैं, हमारे साथ मेहमानों के जो एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल जुड़ेगा, उनकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हैं। हुसैन जावेद जी हमारे साथ, पत्रकार पाकिस्तान से, आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैन सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सबसे पहले एक जानकारी मैं हुसैन जावेद जी आपसे मैं लेना चाहता हूं, स्थिति खराब हुई, इतनी खराब हुई, अभी मौजूदा स्थिति क्या है? अभी तो फिर आपकी झड़पें जो है वो सोचा था खत्म हो जाएंगी, रुक जाएगी लड़ाई, लेकिन तालिबान मान नहीं रही है। अब तो आपके रिश्ते एक तरीके से बिल्कुल समाप्त, यानी खत्म हो गए, आप समझ लीजिए, उस श्रेणी में चले गए, उस कैटेगरी में चले गए। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखिए, सूरत हाल आपकी बात ठीक है। पिछले 2 दिन से मेरे ऐसा लग रहा था कि एक तरह का सीज फायर आ गया है और फायरिंग जो है थम चुकी है, लेकिन कल रात से दोबारा अफगानिस्तान की जानिब से ही जो उनका सूबा लगता है नंगरहार, और जो हमारा इलाका है वो है कुरम का इलाका, वहां पे दोबारा उन्होंने शेलिंग की है, उन्होंने दोबारा से घुसपैठ की कोशिश की है और बकायदा वो अपने टैंक भी लिया है। तो उसका फिर जवाब दिया गया। आपको पता है कि फिर जवाब जब आता है तो उसके बाद फिर हमें इनकी तरफ से सफेद झंडे ही दिखाई देते हैं। तो कल कल जो उन्होंने इस तरह की कोशिश की उसमें इनके 6 टैंक तबाह हुए, जो आपने अपने इंट्रो में भी कहा। इनके पास टैंक थे T-55 टाइप। अब जो लोग फौज को जानते हैं, फौजी साजो सामान को जानते हैं, उनको पता है ये मॉडल इतना पुराना हो चुका है कि आज इसकी कोई हैसियत नहीं है। और उनके पास ये सोवियत टैंक है। अब सोवियत यूनियन के पास 1979 में आया था, तो आप सोच सकते हैं कि इन टैंकों की हालत क्या होगी। वही हुआ, छह टैंक थे, उनको तबाह कर दिया गया। इस वक्त भी जो फायरिंग है दोनों अतराफ से की जा रही है और फिलहाल अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई कि दोबारा से ये सिलसिला थम गया। लेकिन ये जो हरकत की गई है, शरारत की गई है, तालिबान हुकूमत की जानिब से की गई है। और ये वजह है कि हमारी जो अफवाज है वो अपनी सरहद के अंदर मुकम्मल तौर पे फोकस्ड है और वो इनका जवाब भी बहुत अच्छे अंदाज से दे रहे हैं। एक और बात आपने अपने इंट्रो में की कि आप इनको एक फाइटर कह लें, बैटल हार्डन कह लें, जो मर्जी कह लें, जो ये है भी, जो एक फैक्ट है, क्योंकि हमसे बेहतर इनको कोई जानता नहीं है, ये हम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास एक प्रॉपर एयरफोर्स ना हो और जब आपके पास प्रॉपर मिसाइल सिस्टम ना हो, तो आजकल का जो वॉरफेयर है उसमें फिर आपकी कोई हैसियत नहीं है। ये बात बिल्कुल जो है ना, ये वाज़ेह हो चुकी है और कई दफा हो चुकी है। यूक्रेन की जंग ले लें, रशिया के साथ हमारा जो आपका आपस में एक झड़प हुई, उसमें देख लें, तो ये चीजें सामने हुसैन आ रही जावेद जी, हैं। एयरफोर्स तो अमेरिका के पास भी थी, एयरफोर्स और टैंक अगर आप बात करें तो वो अमेरिका के पास और रशिया दोनों के पास मौजूद थे, तो दोनों के पास वो थे। तब भी यही अफगानिस्तान, ये तालिबान था, तो तब भी इन्हीं का इस्तेमाल हो रहा था। वो भी अंदर घुस गए थे और आप भी बात कर रहे हैं कि अगर हमारी इंटेग्रिटी पर आया, हमारी दिक्कत आई, तो हम भी अंदर घुस जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है उतना पॉसिबिलिटी है कि आप बार बार अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे और वर्ल्ड लेवल पर आपको नहीं घेरा जाएगा, या फिर बाकी इंटरेस्ट जो है, चाइना तो आ गया, उसने बोला आप सुलह कर लीजिए, ये ऐसा तो है नहीं, इनको एक्सपीरियंस नहीं है कि अगर एयरफोर्स का मैटर आता है तो कब तक उससे कैसे निपटना है और कितने लंबे समय तक इंगेज रहेंगे। 58 आपके सोल्जर्स मारे गए, 25 चौकियां इन्होंने बिना एयरफोर्स के, बिना हैवी टैंक्स आर्टिलरी के कब्जा कर ली, और अब आप बोल रहे हैं कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, हम भी मानते हैं उस लेवल पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपकी सिचुएशन भी उतनी अच्छी नहीं है कि आप इनको बहुत लंबे समय तक झेलते रहेंगे। इनकी तो आदत है लड़ने की, ये तो शहीद होने को तैयार है। इनका तो पर्पस है ना साहब, आपका पर्पस क्या है वहां पर? देखें, आपका सवाल मैंने सुना और उसका बड़ा आसान सा जवाब है। देखें, बात ये आपने कहा कि अमेरिका के पास एयरफोर्स थी उस टाइम, सोवियत यूनियन के पास एयरफोर्स थी, बिल्कुल सही है, उनके पास एयरफोर्स थी, सब कुछ था और सबसे बहुत बेहतर भी था और आज भी है। लेकिन फर्क है ना, ये फर्क जब से ये हमारी और अफगानिस्तान की टेंशन स्टार्ट हुई ना, मैं हैरान हूं इतने डिफेंस एक्सपर्ट से बात कई है, ठीक है, ये चीज तो एक कर देते हैं
आपका ऑडियो थोड़ा सा खराब हो रहा है, एक बार उसको हुसैन जी ठीक करते हैं। मेरे बाकी मेहमान जो है मैं उनको भी स्वागत करना चाहूंगा, और भी जो मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, उनका भी स्वागत करूंगा। कुछ ही पलों पे आपको टेलीविजन स्क्रीन पर आप उनको भी देखेंगे। लीजिए, स्वागत करता हूं। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे विदेश मामलों के जानकार, आपका धन्यवाद, आप यहां पर आए। हुसैन जावेद जी तो हमारे साथ हैं ही। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले कर्नल कुणाल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। ये सिचुएशन एस्केलेट हो रही है, बीच में प्रयास था चीन का कि भाई ये ठंडा पड़ जाए। चीन ने वो बात कही कि भाई रिश्ते अच्छे होने चाहिए। चीन का तो समझ में आता है, उनके अपने हितों की बात है। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुद्दा तो इतना बड़ा है, इतना पुराना है। डूरंड लाइन तो हजारों किलोमीटर की अगर आप लाइन की बात करें, वो ऐसा विवाद है, वो कहते हैं हमारे भाई उधर भी, हमारे भाई इधर है, आपने लकीर खींच दी और अभी लड़ाई खत्म नहीं हो रही। इस प्रेजेंट सिचुएशन को थोड़ा हिस्टोरिकल एनालिसिस के साथ अगर आप समझा पाए, क्या लगता है, क्या हुआ, क्या हो रहा है? जब इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर डिसाइड हुआ था, उसी टाइम पाकिस्तान का बॉर्डर भी 1932 में हुआ था। ये अफगानिस्तान को अलग किया गया था। तो उसी टाइम ब्रिटिश जमाना था। सो ब्रिटिश ने जो बोला है वही लाइन बन गया है। और उसके बाद ओवर द इयर्स, अभी लास्ट पिछली 70-80 साल वो चलता रहा, बिकॉज अफगानिस्तान में जो सरकार था उसके साथ पाकिस्तान का रिलेशन तकरीबन था। लेकिन अभी तालिबान, ये जो अमेरिका को निकाला पिछली 23 में, उसके बाद से तालिबान नाउ बिकेम मच स्ट्रोंगर। तो उसमें बोल रहा है जे हम ये डूरंड लाइन नहीं मानेंगे, और ये जो पेशावर का जगह है तो वो अफगानिस्तान का है। और हमको सभी मालूम है जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिसको हम गांधी जी का शिष्य बोलते थे, एंड हमारा इंडिपेंडेंस में काफी उनका सहयोग था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान इज एक्चुअली ही इज नॉट ए पाकिस्तानी, ही इज मोर ऑफ ए पश्तून बोलता था। और वो आई मीन अफगानिस्तान का उनका आदमी था। वो अभी पाकिस्तान में जो पेशावर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, उसमें काफी जगह में हमारा पश्तून लैंग्वेज यूज हो रहा है। तो वो बोल रहा है कि ये पुराने जमाने से ये अफगानिस्तान का हिस्सा है, हम ये डूरंड लाइन नहीं मानेंगे। सो दिस इज द प्रॉब्लम, एंड पाकिस्तान कैन नॉट एक्सेप्ट दैट थिंग। नाउ पाकिस्तान ड्यूरिंग यूएस के अगेंस्ट में जब तालिबान लड़ाई कर रहा था, उस टाइम पाकिस्तान ने मदद की तालिबान को, उनको पॉलिटिकल हेल्प किया, उनको मिलिटरीली ट्रेनिंग दिया। उनका जितने टॉप कमांडर था वो सब पाकिस्तान में छुपा बैठा हुआ था। लेकिन जब अमेरिका चले गए अफगानिस्तान से, तब पाकिस्तान सोचा था जे तालिबान इज इट्स वेसल, दैट मीन्स वो उनके अंडर पे आ जाएगा, और हमारे रिश्ते अफगानिस्तान पाकिस्तान प्रॉक्सी देके तालिबान के नाम से कमांड करेगा। बिल्कुल। तो वो हुआ नहीं है। सो दैट इज व्हाई। बिल्कुल कर्नल साहब, ये एक सोच कही जाती है, एक सोच ये भी कही जाती है कि पाकिस्तान ने तालिबान को इतना ट्रेन किया। मुजाहिद, अब परवेज मुशर्रफ जी की भी मैं प्रतिक्रियाएं सुन रहा था, तो वो बोला मुजाहिदों को हमने ट्रेन किया है, उनको सब कुछ हमने ही किया है, हमने उनको पूरा सपोर्ट जिस तरीके से किया था। और उसके बाद वो तैयारी क्या थी, वो सोच ये कहा जाता है कि उनको तैयार करके वहां तो उनको लड़ाई में आपने एंगेज रखा ही, और वो बैटल हार्डन उनको वहां पर बनाया, मजहब के नाम पर लड़ाया। उनका अगला यूज ये होना था कि वो भारत के विरुद्ध उन लड़ाकों का इस्तेमाल कर सकते थे, यानी उनके पास एक मिलिशिया इस लेवल पर होती। एक शॉर्ट कमेंट आपका इस पर, फिर यही चतुर्वेदी जी आप पर भी, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा कि क्या यूजेज था पाकिस्तान का पहले और अब कैसे हाथ से निकल गया। शॉर्ट कमेंट कर्नल साहब पहले आपका। नहीं, मेरा कहने का मतलब है, पाकिस्तान सोचा था कि अफगानिस्तान जब है हमारे दोस्त बन गया है, हाँ। तो हमारे जो वेस्टर्न फ्रंट से, पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट से जो आर्मी डिप्लॉयड था, उसको ईस्टर्न फ्रंट में इंडिया के अगेंस्ट लेके आएगा, ऐसा कुछ पाकिस्तान का सोच था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हाँ। और इनफैक्ट अभी
इंडिया के ऑपोजिट में राजस्थान पंजाब के अगेंस्ट में जो पाकिस्तान फौज डिप्लॉयड है, उसको अभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट में लेके जा रहा है। अभी कल परसों की बात है, जो क्या अफगानिस्तान बोल रहा है हमने 58 पाकिस्तानी सोल्जर को मार दिया, और लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है 58 नहीं, वो एक्सेप्ट कर रहा है 23 आदमी को मारा है और 20 पाकिस्तानी सोल्जर इंजर्ड हुआ है। ये पाकिस्तान का स्टेटमेंट है, ये अफगानिस्तान का स्टेटमेंट नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पाकिस्तान उल्टा साइड से बोल रहा है हमने इतने अफगानिस्तान पोस्ट को कैप्चर किया, इतने अफगानिस्तान आदमी को मार दिया है, वगैरह वगैरह। मैं वही कह रहा हूं कि एक बड़ा प्रश्न जो इनकी तरफ से जो था वो ये रखा गया था कि इनके पास एयरफोर्स नहीं है, वैसी आर्मी नहीं है, वैसी आर्टिलरी मुझे इस तरीके की नहीं जो चाहिए होती है कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए, और वो साजो सामान नहीं है। लेकिन चतुर्वेदी साहब जी, आपसे मेरा ये प्रश्न रहेगा, आप मुझे बताइए कि कन्वेंशनल वॉर में भले ही वो पीछे हों, लेकिन सरदर्द कितना बड़े तौर पर वो आपको नजर आते हैं जब वो एंगेज करते हैं पाकिस्तान पर, उनके बॉर्डर पर, क्योंकि उनकी तरफ से कहना कि हमने 25 चौकियां कब्जा कर ली, 58 मार दिए, ये तो अभी बाहर बाहर का आंकड़ा है, और क्या कुछ हो रहा होगा, और पाकिस्तान पर फुल्ली आप ट्रस्ट कर सकते हैं जो आंकड़े रिलीज कर रहे हैं? ये दो प्रश्न आपसे। देखिए, एक फौज में एक कहावत होती है कि इट इज नेवर अबाउट द वेपन, इट इज ऑलवेज अबाउट द मैन बिहाइंड द वेपन। क्योंकि जो भी हथियार हो, चाहे कितना ही आधुनिक हो, उसे चलाता एक आदमी ही है, वो अपने आप नहीं चलता है। तो लड़ाई जो होती है वो टेक्नोलॉजी पे आज बहुत है, लेकिन ये चीज तब लागू होती है जब ये आप कन्वेंशनल वॉर में हो, एक सीधे आमने सामने की दो सेनाएं लड़ रही। अगर आप वियतनाम और अमेरिका की जो लड़ाई हुई थी उसको देखें, फिर जो तालिबान का इतिहास है उसको आप देखें, तो कहीं ना कहीं मैं ये मान के चलता हूं कि कभी भी तालिबान जो है वो एक कन्वेंशनल वॉर पाकिस्तान के साथ नहीं करेगा। वो जिस तरीके की स्कर्मिश यानी एक छोटे सीमित अटैक जो होते हैं वो करेगा। उसमें जो अभी चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान की सुपीरियोरिटी है, वो तो सीधी सी बात है, सबको पता है, टेक्नोलॉजी वाइज वो उनसे अफगानिस्तान से बहुत आगे। लेकिन जब आप कन्वेंशनल वॉर में जा ही नहीं रहे, आप स्कर्मिश यानी छोटे छोटे अटैक्स हो रहे हैं, और जब आप बात करेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान की सेना जाती है तो वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि फिर वो कन्वेंशनल वॉर नहीं है, फिर आप रिहायशी इलाकों से होते हुए जाते हैं, बैरन लैंड से होते हुए जाते हैं, आपको फिर एक गुरिल्ला वॉरफेयर उसमें आ जाता है। और गुरिल्ला वॉरफेयर में तालिबान की महारत जो है वो हम सब ने देखी हुई है। जब अमेरिकन सोल्जर्स इतने साल रह के उनसे नहीं निपट पाए विद अ वेरी सुपीरियर टेक्नोलॉजी, विद वेरी एडवांस्ड वेपन्स एंड बहुत बड़ा बैकअप फाइनेंशियल और उस तरीके का, तो फिर पाकिस्तान के लिए वो इतना आसान नहीं है कि वो अफगानिस्तान के अंदर चला जाए और अफगानिस्तान के अंदर फिर लड़ाई लड़ना, क्योंकि फिर पाकिस्तान के जो रेगुलर सोल्जर्स है वो सारे सिविलियंस को तो वहां नहीं मार सकते कि जो भी अफगानिस्तानी दिखे उसे हम मार दे, क्योंकि वो तो एक कन्वेंशनल आर्मी है, उसे अपने दुश्मनों को चिन्हित करके ही मारना है, यानी केवल जो तालिबान है उस पर ही अटैक करना है। कन्वेंशनल वॉर में ये होता है कि आप बिल्कुल ऑल आउट चले जाते हो, तो आप फिर धुआंधार एकदम अंधाधुंध आप जाते हो, तो उसमें आपको सोचना नहीं होता है, तो ये फर्क आ जाता है। तो इसमें एडवांटेज जो है वो तालिबान के पास है। और दूसरी बात यह है कि जैसे अब ये जो अलग अलग जगह पे जब छुटपुट अटैक्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर सेना की मोराल पे पड़ता है, उसके मनोबल पे पड़ता है, जो सत्ता में बैठे हैं उनकी जवाबदेही पे बढ़ता है। जब ऐसी खबरें, अब हो सकता है कि पाकिस्तान के आंकड़े कुछ और कह रहे हो और अफगानिस्तान के आंकड़े कुछ और कह रहे हो, लेकिन आप बीबीसी या अन्य जो न्यूट्रल देश हैं यानी जो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है, अगर आप उनके भी आंकड़े देखें तो नुकसान तो हो ही रहा है पाकिस्तान को, इससे मतलब कोई दो राय नहीं है इसमें। तो कहीं ना कहीं जब आप बैठे होते हो सत्ता में, तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी जवाबदेही जो अपनी देश के लोग हैं उनके प्रति, और एक जो माहौल आपने बनाया होता है कि भाई हम बहुत सुपीरियर है, हमारी एक बहुत स्ट्रांग वो है, लेकिन उस पे भी तो धक्का लग रहा है कहीं ना कहीं। अगर 2 आदमियों को मार दे, फिर 10 दिन बाद 2-4 लोगों को मार दे, तो कॉन्स्टेंटली आपका नुकसान हो रहा है और आपकी इमेज पे भी एक असर पड़ रहा है। तो अब पाकिस्तान की जो सेना है वो कहीं ना कहीं इसलिए भी मजबूर है कि उसे अब अपने सैनिकों को, दुनिया को ये दिखाना है कि भाई हमने भी तालिबान का इतना नुकसान किया, क्योंकि उस पर प्रेशर है।
अनडाउटेडली प्रेशर है, क्योंकि इतने लोगों को इतनी चौकियां अगर कही जा रही, मैं कहता हूं आधे हो गए, आप आधे कर दो, वो कह रहे 20, आप कह दो 10, उन्होंने कहा कि 50-60 लोग मार दिए, आपको 25-30, तो 25-30 मार दिए, 10 चौकियां तो आपकी गई ना। तो फिर आपको जवाब तो देना है एक सेना के तौर पे, आप हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का एक चौतरफा दबाव जो है वो झेलना पड़ रहा है। और फिर जैसे अन्य ग्रुप्स हैं वो ऐसे मौके का फायदा उठाएंगे कि भाई अभी वहां पे जो है इस तरीके का विवाद चल रहा है, उसका फायदा उठा के जो अन्य ग्रुप्स होंगे या बलूच हो गए या और कुछ हो गए, तो वो लोग भी हो सकता है अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे, उनको लगेगा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके पास। तो कहीं ना कहीं चौतरफा दबाव जो है मैं वो देख सकता हूं पाकिस्तान की। ठीक है, बिल्कुल। अब हमने एक वीडियो भी दिखाया जहां पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फौजी को भी कैप्चर कर लिया था, वो हमने दिखाया, लेकिन चलिए उस पर फिर आएंगे। लेकिन ये सिचुएशन कितनी अलग लेवल पर चली गई है संजीव श्रीवास्तव जी। ये आप एक आर्ग्यूमेंट जो दिया जाता है कि तालिबान क्या एक लंबी लड़ाई लड़ पाएगा, नहीं लड़ पाएगा, पाकिस्तान की मेंटल स्टेट इस वक्त अगर एक एज अ कंट्री आप अगर देखें, वहां की लीडरशिप की अगर बात करें, एक तरफ आप देखते हैं वहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उनका विरोध प्रदर्शन 250 इन्होंने मार दिए उनके, वहां पे आप कत्लो गैरत कर रहे हैं, जो कि इजराइल की बात करते हैं, इजराइल से लेकर रिलेशंस को लेकर वो आवाज उठाते हैं। क्या वहां पर इस वक्त सरकार कोई कॉल ले पा रही है या फिर सिचुएशन बिल्कुल हाथ से निकलती हुई जा रही है? अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर तो एक फ्रंट है, और भी तो कई सारे फ्रंट्स हैं जहां पर पाकिस्तान एंगेज है। ये तमाम प्रश्न आपसे। जी जी, देखिए जैसा कि मेजर चतुर्वेदी ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो एडवांटेज है पूरी सिचुएशन का, वो तालिबान के फेवर में है। और तालिबान जो है वो इस तरीके के गोरिल्ला वॉरफेयर में जाहिर है कि वो माहिर है और उसने पूरी महारत हासिल कर रखी है। और जैसा कि आमिर मुत्ताकी जो कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो भारत के दौरे पे हैं, और जाहिर है कि उन्होंने भी अपने बयानों के माध्यम से इस बात को कहा कि आप जो है ब्रिटिशर से पूछ लीजिए, रशियन से पूछ लीजिए, अमेरिकन से पूछ लीजिए कि तालिबान से टकराने का और अफगानिस्तान में इंटरवीन करने का क्या हर्ष होता है। और उन्होंने जाहिर है कि वो एक जो बात बोली वो एक सच्चाई है। और अफगानिस्तान को जो कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, उसको बड़े बड़े साम्राज्य जब नहीं डिगा पाए तो फिर पाकिस्तान तो वो उसके सामने कहीं नहीं ठहरता है जो बड़ी महाशक्तियां हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को पूरी तालिबान की साथ जो उनकी जो सिचुएशन है उसको अगर वो सावधानी से अगर उन्होंने नहीं डील किया तो ये बहुत बड़ी जो मुसीबत है वो पाकिस्तान के ऊपर आती जा रही है और ये गहरी होती जाएगी। और मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूं कि जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो वहां की विशेष रूप से वहां की जो सेना, वहां की जो रियल रूलर्स, जो वहां की आर्मी और ISI है, वो पूरी सिचुएशन को लगातार जो है मिस हैंडल कर रही है। और उनकी जो गलत नीतियों की वजह से ही ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के फ्रंट पर भी आज पाकिस्तान ने एक बहुत भारी जो है दिक्कत मोल ले ली है और बहुत बड़ी चुनौती मोल ले ली है। देखिए इसके दो कारण हैं। पहला तो डूरन लाइन का जो विषय है, डूरन लाइन को तालिबान की सरकार भी नहीं मानती है और डूरन लाइन को किसी भी अफगानिस्तान की सरकार ने मान्यता नहीं दी। बिल्कुल। और ये जो पाकिस्तान के द्वारा डूरन लाइन पर जो बाढ़ लगाने का जो काम किया गया लगातार, वो उसको जाहिर है कि तालिबान रेसिस्ट करता है और डूरन लाइन को बनाने एक तो वो भी टाइम था जब वो कहते थे कि गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी, आज़ाद हो गए, और जश्न मनाया जा रहा था पाकिस्तान में भी जब तालिबान की सरकार आई थी। ये सिचुएशन वहां से कहां तक चली गई? आपके आर्गुमेंट को मैं समझा। हुसैन जावेद जी, रिश्ते खराब हुए तो कितने खराब हो गए? इतने खराब हो गए कि भाईजान से भाईजान जान लेने वाले भाईजान बन गए। और ये सिचुएशन कहीं ठीक होते? अगर जमीन का मसला है तो आपको ये समझना होगा कि भाई अगर डूरन लाइन जो खींची गई वो तो ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा खींची गई। वो तो कहते हैं कि भाई ये जो लाइन हुई ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर आप कह लीजिए ब्रिटिश इंडिया की बात की जाए, तो उससे ये समझौता हमारा हुआ था। अब इसमें पाकिस्तान की बात वो क्यों माने? वो कहें भाई हमारे लोग इधर भी हैं, हमारे लोग इधर ही हैं। वो तो वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ की डेमोग्राफी, वो तमाम चीज़ें आप भी समझते हैं। तो भाई जो उनकी ज़मीन है अगर वो आप दे देंगे शायद वो ठीक हो जाएगा मामला। कहने को छोटी बात है लेकिन मसला तो आपका ज़मीन का है ना। बात ये कि मसला तो जमीन क्या है, और ये मसले अगर हर मुल्क अपना दिल थोड़ा इस तरह से बड़ा कर ले तो शायद हर जगह मसले भी हल हो जाए। लेकिन उसमें
देखना यह पड़ता है कि जिस जमीन की बात की जा रही है उसका स्टेटस क्या है। जितना डेरोड लाइन के हवाले से इंडिया के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि मसला जमीन का और इस तरह की चीजें 1979 से लेकर आज 2025 है, जो भी अफगानिस्तान में हुकूमतें रही हैं सोवियत ऑक्यूपेशन के बाद से लेकर अब तक, चाहे वो नॉर्दर्न अलायंस हो या फिर इनकी अपनी हुकूमत हो जो 2 बार आई थी, किसी ने डेरोड लैंड का इशू इतनी शिद्दत से आज तक उठाया ही नहीं। अभी जो फाइटिंग हो रही है, अभी जो झड़पें हो रही, मैं तो उसको अभी भी जंग का स्टेटस नहीं समझता। जंग का जो स्टेटस है वो जरा पर नॉर्दर्न अलायंस तो अमेरिका के साथ थी और अमेरिका के लिए तो आप लोगों ने लड़ाई लड़ाई ना। तालिबान को तो आपने ट्रेन किया, तालिबान को आपने नॉर्दर्न अलायंस को मारने के लिए, तो उनके कत्लो गैरत की जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है। देखिए, तालिबान को आपने ट्रेनिंग दी कि नहीं दी, ये आप बताइए, आपका हाथ है कि नहीं? रशियंस को भगाने के लिए जो प्रयास था सोवियत को, अमेरिका ने आपका सहारा लिया ना साहब। शिवम, एक आपके सवाल जो है ना वो एक सवाल के अंदर एक सवाल है, मुझे अगर आप थोड़ा सा टाइम आप टाइम लीजिए, आप बताइए। हाँ, डेरोड लाइन से बात स्टार्ट की, उसका तो एक लाइन में जवाब है कि 1979 से लेकर आज तक किसी अफगान हुकूमत ने शिद्दत से ये मसला पाकिस्तान के साथ उठाया ही नहीं है। हाँ, इस मसले की शिद्दत इंडिया में ज्यादा है कि ये इशू उठे और दोबारा से इशू, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान में ये कोई टॉप का एजेंडा है ही नहीं इस वक्त। ये आप पहले इस बात को नोट कर लें। ये मसला तो अपनी मौत आप मर चुका है, ना कोई जमीन इधर सुधर जाएगी और ना ही पाकिस्तान का इरादा है कि वो वियतनाम जैसे अमेरिका वियतनाम के अंदर गया, अफगानिस्तान के अंदर गया, हमने वहां पे जाके कब्जा नहीं करना। जो अभी मेजर साहब कह रहे थे कि कन्वेंशनल वॉरफेयर तो होगा ही नहीं, और जब पाकिस्तानी ट्रुप्स वहां जाएंगी तो फिर अफगानिस्तान गोरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेगा। ऐसे कोई एम्बिशन पाकिस्तान के बिल्कुल नहीं है। हम अपने बॉर्डर की हिफाजत तक है। दूसरा जो आपने अभी सवाल उठाया कि शुमाली इत्तेहाद के हम खिलाफ थे और क्या हमने तालिबान को ट्रेन नहीं किया, तो ये हकीकत है, इससे किसने इनकार किया। लेकिन सवाल ये ना, क्या पाकिस्तान ने एट इट्स ओन किया ये? हमारे साथ तो अमेरिका भी ऑन बोर्ड था, हमारे साथ तो अरे तो फिर वो आप देखिए, आपने पैसे लिए अमेरिका से, अमेरिका से आपको मॉनेटरी बेनिफिट हुआ, आपने उनसे पैसे लिए, आपने उनके, देखिए आपने रशिया के खिलाफ एक साफ तौर पर कह लीजिए युद्ध आपने भी लड़ा है, तो आपने रशिया के अगेंस्ट युद्ध लड़ा है। जब आपने तालिबान को ट्रेन किया, उनको हथियार दिए, मुजाहिदीनों को आपने ट्रेन किया, ये तो आप परवेज मुशर्रफ कह रहे हैं ना, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। तो आपने नॉर्दर्न अलायंस को भी वहां पर मारा, जो कि एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन वहां पर थी, तो उनको भी, आपके ऊपर भी ये कत्लो गैरत के आरोप हैं, जो ये एलिगेशंस हैं। दूसरा, तालिबान आपके हाथ से निकल गया, आप उनको संभाल नहीं पाए, ये आप मानते हैं? ये तो आप इन्हीं को फंड करते थे, पैसा देते थे, हथियार देते थे, ट्रेनिंग देते थे, अब ये आपको मार रहे हैं। तो इससे बड़ा हाईली मिसमैनेज्ड कोई मैटर हो सकता है क्या साहब? देखिए, बात ये एक वही है कि आपने जो पहले बात सब की कि मुशर्रफ साहब ने ये कहा हमने अमेरिका से पैसे नहीं, तो अमेरिका ने हमें पैसे दिए थे बिल्कुल, क्योंकि उनकी कैंपेन थी सोवियत यूनियन के खिलाफ, और उन्होंने स्टिंगर मिसाइल दिए जो इनको मिले कैसे, इनको ट्रेनिंग किसने दी, वो सब हमारे थ्रू ही हुआ था। हाँ। गेम चेंजर जब भी अफगानिस्तान में होने सर, वो हमारे थ्रू हुआ है, इस बात को याद रखें। तालिबान के साथ इस बार हम नहीं है, देखते हैं ये अब क्या कर लेंगे। और दूसरी बात, आपने कहा कि अभी आपका एक और सवाल था, अगर आप रिपीट कर दें काइंडली। अभी आपने सवाल नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपसे मिसमैनेज हो गए ना ये। ठीक है, आपने कहा कि मिस मैनेज कैसे होगी चीजें, और यही तो सवाल है कि तालिबान को हमने बिल्कुल ट्रेन भी किया, उनकी सपोर्ट भी की, और आज से नहीं की, पिछले 30 साल से की है। लेकिन वो थे मुल्ला उमर के तालिबान थे। ये जो है इनकी सोच बदल गई है, क्योंकि इनका प्रॉब्लम है, हमें इनकी हुकूमत से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे इनके साथ अच्छे टाइज थे, 2021 में भी थे। लेकिन प्रॉब्लम वही आता है जो आज हम हर फोरम में कहते हैं, जब आप टीटीपी को अफगानिस्तान के अंदर सेफ हेवंस देंगे, हथियार देंगे, फाइनेंस करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और वो हमारी सरहदों पे आके गदर मचाएंगे, हमारे बेगुनाह लोगों को शहीद करेंगे, तो साहब हम उनको कितनी बार टीटीपी भी तो आप ही ने बनाया ना साहब, टीटीपी भी तो आप ही ने बनाया। टीटीपी को आप, अच्छा आप टीटीपी किसके लिए था? टीटीपी आपका वहां का तालिबान को मैनेज करने के लिए तो था ना, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। यार ये गलत कॉन्सेप्शन है भाई, ये कंसेप्शन गलत कैसे हो गया ये? हाँ नहीं ये तो करने दें। हाँ, आप अपनी बात करिए, आप बोलिए। हाँ, टीटीपी जो है ना ग्रुप, ये 2007 में बना था। हाँ। और इसका मकसद था हमारी जो फौज है उनके खिलाफ हथियार उठाना और गलत अंदाज से शरिया का नाम इस्तेमाल करना। तो शरिया तो तालिबान भी करता। हाँ हाँ,
तो वो तालिबान ही है कोई ना। ताल्लुक नहीं था। हाँ, ताल्लुक नहीं, एक बार तालिबान नहीं है, दहशतगर्द हैं। अच्छा, इनके पास कोई जमीन नहीं है, इनका ताल्लुक किसी मुल्क से नहीं है। ठीक इनको है। अफगानिस्तान के तालिबान से ना मिले, उनको तो मुल्क है, तालिबान, उनकी तो क्या हुकूमत ये है। अफगान तालिबान दहशतगर्द हैं? क्या अफगान तालिबान दहशतगर्द हैं? अफगान तालिबान को मैं दहशतगर्द नहीं मानता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ठीक एक है। जिम्मेदार हाँ मुल्क होने के नाते हाँ, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो टीटीपी की पुष्टपुनाई न करें। अच्छा ठीक है। वो अब यही प्रश्न है ना, फिर किसकी करें? और तहरीके तालिबान पाकिस्तान तालिबान के साथ ना हो तो किसके साथ हो? आशीष जी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आप इनके आर्गुमेंट से सहमत हैं कि भाई टीटीपी से हमारा कोई रोल नहीं, वो आई हमें मारने के लिए, और वो उनका लिंक वहां से इसीलिए बना है, तो उसका कोई एग्जैक्ट कोई लिंक साबित नहीं होता उस तरीके से जो ये कह रहे हैं कि भाई वो तालिबान और वो एक ही हैं? ऐसा नहीं है, वो मिलिशिया है, वो मिलिटेंट्स हैं, और दूसरे एक सरकार के तौर पर वो देख रहे हैं। ये डिफरेंशिएशन आपको सही लग रहा है? कि यहाँ ये समझने की जरूरत है, पहले तालिबान भी एक मिलिशिया ग्रुप ही, अब वो सत्ता में आ गए हैं तो वो अब वहां पे सरकार, आपको उनको अगर आप अफगानिस्तान की बात करें तो अब वो सरकार है वहां पे। तो आज आप उन्हें एक मिलिशिया के रूप में थे क्योंकि अब वो सरकार में आ गए, लेकिन इससे पहले तो वो भी तो एक मिलिशिया ही तो थे, और जिसको पाकिस्तान ने फंडिंग दी, सही बात है। लेकिन हाँ, ये होता है कि जब वक्त बदलता है तो जिन लोगों से पाकिस्तान के ताल्लुकात, वो आज लीडरशिप भी बदल जाती है। इतना लंबे समय हो गया है, ना पाकिस्तान में वो लीडर्स हैं, ना जो तालिबान है उसमें वो लीडर, अब सब बदल गया है। तो अब बदले हुए दौर में मुझे लगता है तालिबान अपने आप को एक मिलिशिया ग्रुप से ऊपर अब एक कंट्री की तरह, यानी अफगानिस्तान की तरह देखता है। सरकार उनकी है, लेकिन अब वो केवल एक ग्रुप की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब वो देख रहा है कि हम ही अफगानिस्तान हैं। तो जब वो अपने आप को अफगानिस्तान मांगेगा तो फिर वो अपनी चीजों को बदलेगा। जैसे पहले उनकी सोच रही होगी, पहले उनका मकसद केवल नॉर्दर्न अलायंस को हराना और अमेरिका को हटाना, उसमें उन्होंने पाकिस्तान से मदद ली हर तरीके से, उस जब कामयाब हो गए तो अब उनको ऐसा लगता है कि अब नेक्स्ट हमारा एजेंडा कुछ और होगा। अब क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस खत्म है, अमेरिका जा चुका है, वो लोग सत्ता में हैं, वही सरकार है, तो अब अफगानिस्तान को आगे कैसे बढ़ाना है, वहां क्या करना है, अफगानिस्तान का क्या रोल होना चाहिए, अब ये फैसले रहे हैं तालिबान की तरफ से। तो उसमें जाहिर सी बात है कि अब है वो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो गया। पहले एक सीमित दायरा था उसका, अब वो बड़ा हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो उसे उस तरीके से देख रहे हैं, और इसी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है, उसने बहुत से ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स को ट्रेन किया है। अभी भी बहुत से मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो कई कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, लेकिन उनके बेस और उन ट्रेनिंग कैंप्स अभी भी पाकिस्तान के अंदर हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि आप जब आप देखिए मिलिटेंट्स, वो होते हैं ना, आग जो आप लगाते हो कभी कभी, तो आग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक सच्चाई, उसमें सीख है सबके लिए कि आप आग लगा सकते हो, लेकिन आप आग को कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि वो किस तरफ जाएगी। उड़ के आपकी तरफ भी आती है। जो बातें कही जाती थी, जो लोग फलसफे देते थे, आज आप उस चीज को देख रहे हैं। ये आप उसका एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने है कि जिसने बनाया, जिसने खड़ा किया, आज वो उसी को जो है वो काटने पे लगा हुआ है। ये उसका एक मैं तो ये बताता हूं कि ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान का ही है एक तरीके से। आप अगर सपोर्ट सिस्टम अगर देखा जाए तो वो भी पाकिस्तान से ही है, सब कुछ उन्हीं का था। और वो पहले अमेरिका के लिए मारे भी तो वहीं गए ना। हाँ, मारे भी वहीं पर गए। ये एक प्रश्न है कि भाई पाकिस्तान क्या सीखेगा, नहीं सीखेगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा। जो आर्ग्यूमेंट्स हुसैन जावेद जी ने आपको दिए, आपके समक्ष रखे, तो आप उनसे सहमत हैं? उनकी जो बातें कही गई हैं। हुसैन जावेद जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बहुत से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान पालता पोसता है। तालिबान भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ही था। आप दहशतगर्दों को पालते हैं, फिर आपको वो मार पड़ रही है। ये हकीकत भी स्वीकार करिएगा, इसको एक्सेप्ट करिएगा। लेकिन संजीव श्रीवास्तव से मैं एक पहले आर्गुमेंट ले लूं, फिर आपके पास हुसैन जावेद जी में आऊंगा। संजीव जी, ये स्थिति खुद कब्र खोदने वाली बात नहीं हो गई है? देखिए, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जो समस्या है, और वहां पर मैं इंटेलेक्चुअल क्लास पत्रकार हमारे बैठे हुए हैं, जावेद साहब, सभी की एक बड़ी समस्या ये है कि वो डिनायल में हमेशा रहते हैं। अपनी जो मूल जो है चीजों को स्वीकार न करना, अपनी गलत नीतियों के को जो है स्वीकार न करना। जाहिर है कि जब आप स्वीकार ही नहीं करेंगे तो बदलाव कैसे आएगा।
बदलाव तो तब आएगा कि जब आप मानेंगे ना कि ये समस्या है। ये समस्या आप मानेंगे ही नहीं और बार बार उसको डिनाई करेंगे। दहशतगर्द आप कह रहे हैं, लेकिन दहशतगर्द अभी भी आपके देश में कितने हैं उनके बारे में भी थोड़ा बात कर लीजिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं उसमें आधे से ज्यादा अभी भी पाकिस्तान में, अभी भी टेरर कैंप्स चल रहे हैं, अभी भी लश्कर तोयबा, जैशे मोहम्मद, डी कंपनी और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अंतर्गत आने वाले जो छोटे बड़े आतंकी संगठन है सबके सरगना वही बैठे हुए हैं पाकिस्तान में ही। तो दहशतगर्द को लेकर के यदि आप नहीं चिंतित हैं जावेद साहब, तो सारे जो दहशतगर्द हैं पहले उनके खिलाफ जो है अपने अंदर की सफाई शुरू कर दीजिए। दहशतगर्दी अपने आप दूर नहीं जाएगी, लेकिन वो तो आप करेंगे नहीं, उसको तो आप डिनाई कर जाएंगे और सिर्फ आपको टीटीपी ही दहशतगर्द नजर आ रहा है। और टीटीपी क्या है? टीटीपी तो तालिबान का ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है और टीटीपी के जो आतंकी हैं वो आज से थोड़ी अटैक कर रहे हैं। तो आर्मी के पेशावर के जो आर्मी स्कूल पर जो हमला हुआ था वो टीटीपी नहीं किया था, 2014 में ये हमला किया बहुत पहले। और मलाला यूसुफजई जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, जाहिर है कि उनके ऊपर जो हमला था वो टीटीपी ने किया था। टीटीपी की मंशा जावेद साहब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक नहीं है, टीटीपी पूरे पाकिस्तान पर वैसा ही शासन करना चाहता है जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने किया है। और टीटीपी आपका जो भी आपकी जमहूरियत है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है, सबको उखाड़ फेंकना चाहता है। वो वहां पर एक कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहते हैं और इस खतरे को आपको समझना पड़ेगा। आपकी ये वही बात है, वो शरिया लाना चाहते हैं। हाँ, वो टीटीपी वर्तमान समय में सिर्फ आम लोगों को टारगेट नहीं कर रहा है, वो आम लोगों को टारगेट कम करते हैं, ज्यादातर टारगेट आपकी सेना को, आपकी पुलिस फोर्सेस को करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं टीटीपी की सबसे बड़ा जो हमारे उनकी राह में रोड़ा है वो सेना है और सेना को सीधा सीधा टारगेट करते हैं। सेना तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट पर भी। हाँ, बोलिए बोलिए कंप्लीट कर लीजिए। टीटीपी के जो संपर्क हैं, टीटीपी के जो संपर्क हैं वर्तमान समय में वो बीएलए और बीएलएफ से भी हो चुके हैं। ठीक है। और बीएलए और बीएलएफ उसी तरीके की टैक्टिक्स अख्तियार कर रहा है जो कि टीटीपी कर रहा है। तो ये जो आपने चौतरफा समस्याएं मोल ले रखी है वो आपका खुद का क्रिएशन है। ये जो भस्मासुर आपने खड़ा किए हैं, जो अपने बैकयार्ड में सांप पाल के रखे हुए हैं, सब आपको डस रहे हैं, सब आपको जला रहे हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसको आप डिनाई करेंगे तो फिर आपकी समस्या और बढ़ेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं थोड़ा शुद्ध हिंदी ना रख के हुसैन जी आपसे वैसे ही मैं बात करूं कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये एलिगेशन कि आप एक तो मिसमैनेज बहुत करते हैं और दूसरा डिनायल मोड पर जिस तरीके से आ जाते हैं कि हर चीज़ को डिनाई कर दें कि भाई वो बता रहे हैं कि आतंकवादी संगठन आपके वहाँ पर हैं, पूरी दुनिया अगर जानती है, उसके बाद भी फिर आप उसको डिनाई कर देते हैं। और फिर ये सब कुछ होने के बाद आपका ही तो देश बेकार हो रहा है, वहाँ की ग्रोथ नहीं हो रही है। अब कौन सा ऐसा देश आप बता दीजिए यहाँ पर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर काबिज हैं, मौजूद हैं, फल फूल रहे हैं और वहाँ पर वो देश डेवलप कर रहा है। हुसैन जी देखिए श्रीवास्तव जी की मैंने सारी बात सुनी है और ये जो बात है ना कि आपने लोग पाले वो फिर आपके खिलाफ हो गए, ये जो स्ट्रेटेजिक किस्म के ब्लंडर्स होते हैं ये दुनिया में हर जगह होते हैं। पाकिस्तान अनोखा नहीं है। आपसे नहीं हुआ क्या? आपसे भी सुन, आपने आतंकवादी पाले ना साहब, ये गलती हो गई। मैं वही कह नहीं, आप बोल तो रहे हैं। मेरे भाई सुन तो ले यार। ब्लंडर नहीं, आप बोलिएगा, आप ही को मौका, 1 घंटे की डिबेट है। मैं कह रहा हूँ आपको आपसे ब्लंडर हुआ ना, पाला उनको, ब्लंडर हुआ ना हुसैन साहब, ये मेरा सवाल। ओके, अब आप मेरी बात कंप्लीट होने दें। मैं वही कह रहा था, इस तरह के स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स दुनिया में होते हैं, पाकिस्तान अनोखा नहीं है, इंडिया से भी हुआ था। देखें अकाली दल के खिलाफ इंदिरा जी को पंजाब में कोई फेस चाहिए था, उन्होंने भिंडरवाला को ऊपर कर दिया, भिंडरवाला बाद में बहुत ही ऊपर चला गया। फिर हमने जून 1984 भी देखा, अक्टूबर 1984 भी देखा। तो क्या हम आज ये कहें कि आपने भिंडरवाला को इस तरह से ऊपर किया और वहां से खालिस्तान की मूवमेंट इस तरह सामने आई जिसने 10 साल इंडिया को डिस्टर्ब भी किया था? ये फैक्ट है ना, लेट्स एक्सेप्ट दैट फैक्ट। इसी तरह हमारे यहाँ भी ब्लंडर होते हैं, ये सबको मानने चाहिए, ये सबसे गलतियां होती हैं। LTTE को कर्व करने के लिए इंडियन आर्मी श्रीलंका जाती है, बाद में क्या होता है 21 मई 91 को उनकी खुदकुश खातून आती है और राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। ठीक है,
तो ब्लंडर सबसे होते हैं, इसमें सबको मानना चाहिए, आपसे भी हुए होंगे, हमसे भी हुए। तो अब हिस्ट्री को ना सही तरह से देखने का वक्त है। एलटीटी का कोई बेस भारत में था तो आप मुझे बता दीजिए। एलटीटी की अगर आप जो बात कर रहे हैं, जो तमिल टाइगर्स की बात कर रहे हैं, उनका वजूद वो था, वो तमिल थे, अब उनको अपने वजूद के लिए वहां पर लड़ना था, उनको मारा जा रहा था, वहां से निकाला जा रहा था। वो भी एक ब्रिटिश क्रिएटेड प्रॉब्लम था। मैं वो भी समझा देता हूं आपको। ब्रिटिश इंडिया के दौरान जो टी प्लांटेशन होता था, वो तमाम चीजें होती थी, तो इन लोगों को ले जाया गया था वहां पर। ये भी आप बात कबूल कर लीजिए, थोड़ा सा हिस्ट्री ये भी है। एलटीटी एक ऐसी, जो मैं हालांकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कोई तारीफ नहीं, लेकिन आप समझिए उनके पास बाकायदा एक छोटी सी एयरफोर्स भी थी, एक छोटी सी नेवी भी उनके पास थी। सुसाइड बॉम्बिंग का जो स्टार्टिंग अगर कहा जाता है तो उनकी तरफ से किया गया था। ये उनका अलग कॉन्सेप्ट था, उनका मजहब कॉन्सेप्ट नहीं था। हमने ये नहीं बोला कि जय श्री राम बोलो और जाके वहां पर फट जाओ तुम, जिस तरीके से आप कर रहे हैं। आप जो इनको मजहब के नाम पर तैयार कर रहे हैं, हमने एलटीटी को वो नहीं किया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। रही बात खालिस्तान की, वो अलग अलग विषय है। खालिस्तान का इस्तेमाल जिस तरीके से आप लोग अब कर रहे हैं फॉरेन सॉइल पे, और वो जो ड्रग्स का नेटवर्क, तमाम चीजें, या उसको भी आप मना कर दीजिए। यार शिवम, यार 3 इंडियन पैनलिस्ट मेरे सामने हैं, आप भी अगर साथ है तो ये तो 4-1 का मुकाबला हो गया। तो कम से कम जो आप मुझे टाइम देते हैं मैं तो आपको बड़े आराम से कर रहा हूं, या तो मैं कोई थिएट्रिक्स कर रहा हूं बाकी चैनलों की तरह, तो भी आप समझे। मतलब देखिए, एलटी की हिस्ट्री जो आपने बताई, मुझे उस पर एतराज नहीं है, वो आपने सही बताया। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ मिसाल मैं सिर्फ ये दे रहा हूँ कि एक तरह का ब्लंडर हुआ ना, राजीव गांधी के मरने से पहले इंडियन आर्मी श्रीलंका गई थी, शायद वहां पे वो सही तरह काम नहीं कर सके, या हालात ऐसे थे कि कुछ उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आया कि तमिल्स ने इंडिया में आके फिर वो कार्रवाई कर दी। कहने से मुराद है इस तरह के ब्लंडर आपसे भी हुए हैं, हमसे भी हुए। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ आपसे हुए हैं, मैं आपको एक परसेप्शन दे रहा हूँ, ये चीजें होती हैं। अभी अगर टॉपिक पर है तो मैं यही कहूंगा, मैं नहीं देखता कि ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की सिचुएशन है ये बहुत आगे जाएगी, ये झड़पों तक रहेगी। इस टाइम चाइना, सऊदीया जो है ना, ये बैकडोर में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपस में इनका सीज फायर किया जाए, और ये बात फैक्ट है। और मैं आपको एक बात बताऊं, तालिबान हुकूमत भी एक प्रेशर में, वो प्रेशर क्या है, वो प्रेशर इस जंग की वजह से नहीं है, ये तो एक और प्रेशर आया है। वो प्रेशर ये कि उनको अफगानिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं दाइश से भी खतरा है, उनको इस चीज का भी खतरा है जो ट्रंप ने उनको धमकी दी कि मुझे बगराम एयरबेस चाहिए। और सबसे बढ़ के तालिबान के अंदर भी हक्कानी फैक्टर एक अलग सोच रखता है, आपको पता है, अखवत की सोच एक अलग है। तो वहां पर भी इस चीज को लेके बहुत सी चीजें कि हम क्या कर रहे हैं, हमें इस तरह से मामला को आगे लेके नहीं जाना है। तालिबान के ऊपर भी ऐसा प्रेशर है कि वो उस चीज को बहुत आगे लेके जा नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ अभी हालात खराब है, ये बात सही है, लेकिन ये किसी जंग की तरफ नहीं जाएंगे, और आप देखिएगा ये सूरत डिफ्यूज होगी आगे जाके। 70 से ज्यादा आपके यहाँ आतंकवादी संगठन है। आपने कंपेयर यहाँ इंडिया से कर दिया, वो कितना मतलब लाजमी है, कितना सही है, वो मुझे समझ नहीं आता। मिसमैनेज्ड आप ऐसे कह रहे हैं, और वहां पर चाहे कितने भी नेटवर्क हो, देखिए ऐसे तो आपके मजहब में भी कितने फिरके हैं। आप तालिबान वहां सरकार पर है, आप मान ही नहीं रहे। आप तो ऐसे बोल रहे हैं, आप एप्पल्स और ऑरेंजेस का कंपैरिजन कैसे हो जाएगा। ठीक है, मैं आपका पर्सपेक्टिव है, मेहमानों से मैं लूंगा, 4:1 या 3:1 नहीं करेंगे। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, इनके आर्गुमेंट से आप कितना सहमत है? इनको एलटीटी याद आ गया, इनको खालिस्तान, फिर वो टाइम याद आ गया, मतलब कहां से खुरेद के निकाल रहे हैं। मैं तो अभी आपको बता दें, एलईटी वहां पर, जैश ए मोहम्मद वहां पर, और क्या कुछ वहां पर नहीं है, उस चीज को भी तो हुसैन जावेद जी अभी भी मिसमैनेज कर रहे हैं। लेकिन मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आप अपना जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए, इनकी एक बात से मैं सहमत हूं कि मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई जंग होगी सीधे तौर पे। हाँ, इस तरीके की लड़ाई इन्होंने कहा कि जल्दी रुक जाएगी, मुझे नहीं लगता कि जल्दी रुकेगी। ये छुटपुट अभी कुछ एस्केलेशन ज्यादा है, थोड़े दिन में आप देखेंगे एस्केलेशन कम हो जाएगा, लेकिन छुटपुट वारदातें आप ये जो है आप ये देखते रहेंगे। क्योंकि जो तालिबान है उसके मतलब नेचर में ही है लड़ना। तो आपने जब लड़ाके तैयार कर दिए तो वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। कुछ दिन शांत बैठेंगे, फिर कुछ लड़ेंगे, फिर थोड़े दिन शांत बैठ जाएंगे, फिर कुछ दिन लड़ेंगे, फिर ऐसे शांत बैठ जाएंगे। तो मुझे लगता है ये इस तरीके की प्रॉब्लम जो है अब इनके जो आगे ये थोड़ी बहुत चलती ही रहेगी। ये बिल्कुल सॉल्व मुझे नहीं लगता। एक आशीष जी, जो प्रॉब्लम ये बता रहे हैं कि आप भी, हम सभी बता रहे हैं कि भाई एक कन्वेंशनल आर्मी के तौर पर आप अफगानिस्तान को अभी नहीं मानते। अच्छा, अभी नहीं मानते तो क्या कभी नहीं मानते? क्या कभी ये संभव नहीं है?
ठीक है हुसैन जी, आप मुस्कुरा रहे हैं। आप सोचिए उनके पास अगर मिसाइलें आ गई जो ईरान वाली मिसाइलें हैं तो हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, आपके लिए बेहद करीब हो जाएंगे वो। तो मेजर साहब ये उनको अब थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी को बदल के ये भी सोचना चाहिए। अब 1400 या 14,000 करोड़ जो भी बजट उनका है फौज का, अब मिसाइलें इतनी महंगी नहीं है, आप फाइटर जेट्स खरीदें, वो खरीदें, टैंक खरीदें, अच्छा है कि मिसाइलें खरीद लें। हाँ देखिए, वो मैंने कहा ना, क्योंकि तालिबान अब वहां सरकार है। पहले वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो फंडिंग पे, ट्रेनिंग पे और उन चीजों पे लोगों पे आश्रित था। आज वही सरकार है वहां। तो आज वो अपना बजट एलोकेशन कैसे करते हैं या फ्यूचर के लिए तैयारी करते हैं, वो कहना अभी मुश्किल है। हो सकता है भाई वो पैसा है तो आगे ईरान से, चाइना से या किसी और देश से या भारत से कोई मिसाइल सिस्टम खरीदते हैं या एयरफोर्स को मजबूत करते हैं, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। वो हो सकता है वो लोग आगे के लिए तैयारी करें इस चीज को लेकर के कि भाई हम आगे जो है फ्यूचर में हम एक प्रॉपर एयरफोर्स, एक प्रॉपर आर्मी जो है वो हम रेज करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं देखिए, आपके पास पैसा है तो आप रेज कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं, लेकिन अगर बाकी कंट्रीज ऑन लोन जिस तरीके से, पाकिस्तान को भी तो फॉरेन फंडिंग बहुत होती है, वर्ल्ड बैंक से लोन। हुसैन जी आप मुस्कुरा रहे हैं, सब कुछ होता है आपके यहाँ पे, पैसा आपको बाहर से मिलता है, उसी से तो आप हथियार खरीदते हैं, और कहां से आप इकोनॉमी। अब अफगानिस्तान इस मॉडल को क्यों ना अपना ले, मैं ये कह रहा हूं। हुसैन जावेद जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मुस्कुराने पर भी एतराज है। एतराज नहीं है, मैं तो सेल्फ गोल ना हो जाए ना। बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, आप अपना हाथ खड़ा नहीं, करें। मैं इसमें एक लाइन कहूंगा। मेजर साहब ने भी सही बात की, ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि आज उनकी फौज ऐसे, तो क्या कल भी ऐसे रहेगी? उनको तो मिसाइल भी मिल सकते हैं, उनको ये भी इस तरह से मिल सकता है। सर अब ये कोई ऑनलाइन शॉपिंग तो है नहीं कि आपने एक दिन में आपने इतने मिसाइल ले लिए, आपने अपनी एयरफोर्स ले ली। सर फौज में मेजर साहब जानते हैं, वो भी, उनका भी आर्मी का है पूरा एक बैकग्राउंड, कहीं ना कहीं मेरा भी है। तो मैं इसमें अच्छा, यही आपका, अच्छा आपको ठीक है, ठीक है। हाँ सर बस वो आप छोड़ दें। तो आप सीक्रेट सर्विस में तो नहीं है, मतलब ये मेरा ताल्लुक सर एक आर्मी फैमिली से है, मैं खुद नहीं हूँ आर्मी में, लेकिन मैं उसको समझता हूँ। चलिए, मैं सिर्फ उसमें जी, मैं उसमें सिर्फ ये कह रहा हूँ, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें शिवम, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाइल तो आ जाएंगे, शायद टैंक भी आ जाएंगे नए, शायद उनके पास जो है एयरफोर्स भी आ जाए। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या जब तक वो चीजें लेंगे तो पाकिस्तान इसी अपनी ट्रेनिंग के और अपनी ताकत के इसी लेवल पर रहेगा। उनको तो लाना है, सीखना है, हमने भी अपग्रेड ही होना है ना। तो एक अंतर जो है ना, जो मेजर साहब ने भी स्टार्ट में कहा था कि आपस में अंतर आज की डेट में नहीं है, वो बढ़ता ही रहेगा, वो तो नहीं आपस में मैच हो सकता। क्या क्या जरूरी है? कोई कंपैरिजन हमेशा थोड़ी ना कि पाकिस्तान अप ही जाएगा या अफगानिस्तान डाउन ही जाएगा। संजीव श्रीवास्तव जी, ये अब बात आ रही है आगे, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। अब आशीष जी कह रहे हैं, चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं कि भाई ये बॉर्डर स्कर्मिशेस के तौर पर रहेगा, वहां से LMG चलेगी, MMG चलेगी, वहां से मोर्टार फायर होंगे। लेकिन पाकिस्तान भी ये समझता है कि इस मिलिशिया के पास उतने उन्नत हथियार नहीं है, हमें कितना एस्केलेट करना है, अपनी फौज को कितना एंगेज करना है कि भाई भारत के लिए भी थोड़ी फौज रखनी है। अगर सारी इधर एंगेज हो गई खैबर पख्तूनख्वा में, फिर बाकी मिलिटेंट BLA को निपटने के लिए उनसे, तो फिर वो बाकी उनकी फौज का यूटिलाइजेशन उतना नहीं हो पाएगा। ये बात भी समझते, इस एंगल पे तो हमने डिस्कशन शुरू ही नहीं किया। तो फ्यूचर क्या है अफगानिस्तान का? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान अपने आप को संभाल ले तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने आंतरिक स्थितियों को संभाले। भारत का तो फ्रंट आप भूल ही जाइए, भारत के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। ये जो फौज है वो अपने आप को ही संभाल ले तो सबसे बड़ी चैलेंज तो फौज के ऊपर ही है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान सीधा सीधा फौज पे ही हमले करता है और पुलिस फोर्सेस पे हमले करता है। वहां पर BLA और BLF भी इसी तरीके की टैक्टिक्स अख्तियार कर रहे हैं और दोनों के बीच में कोलैबोरेशंस भी हैं। TTP और BLA BLF के जैसे जो संगठन है उनके बीच में कोलैबोरेशंस भी हैं। और वो आपने देखा, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा कर लिया, उसमें जो ट्रेवल कर रहे सेना के अधिकारियों और जवानों की हत्याएं कर दी, सेना के काफिलों पे हमला कर दिया, पुलिस की पोस्ट पे हमला कर रहे हैं। तो ये जो फौज है वो पहले अपने आप को ही संभाल ले। फौज के ऊपर बड़ा चैलेंज TTP पैदा कर रहा है, BLA BLF पैदा कर रहे हैं। और जहां तक अफगानिस्तान का प्रश्न है, तो अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के जो संबंध है ड्यूरंड लाइन को लेकर के जाहिर है कि पहले से ही तनाव रहा है, ये तनाव आगे भी बना ही रहेगा। मैं इसमें कोई सब्सटेंशियल डायलॉग की जो है बात अभी मैं नहीं देख रहा। और जिस तरीके से आपने अनेकों लाखों की संख्या में शरणार्थियों को डिक्टेशन दे करके या भाग जाओ नहीं तो अरेस्ट कर लेंगे इत्यादि इत्यादि वहां से भगाने का जो काम किया है वो भी तालिबान को पसंद नहीं आया है। और तालिबान इस तरीके से अफगान शरणार्थियों को, जो कि बहुत बड़ी संख्या में
पाकिस्तान में आ गए थे, उनको आप एक रिस्पेक्टेड तरीके से उनको डिपोर्टेशन कीजिए। आप इस तरीके से उनके साथ गलत व्यवहार करते हुए, डेडलाइंस को सेट करते हुए, कितने समय में आप चले जाइए, नहीं तो फिर आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये जो सारी स्थितियां हैं पूरे शरणार्थियों की समस्या को लेकर के, डूरन लाइन की अस्वीकार्यता जो अफगानिस्तान की सरकारों में रही है, तालिबान भी उसे जाहिर है कि नहीं मानता है, उसको लेकर के वो एक पहले से ही तनाव है, वो तनाव आगे भी बना रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है अभी पाकिस्तान के लिए, वो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का चैलेंज। और ये जो आपने भस्मासुर खड़े किए थे, वो भस्मासुर बहुत बड़े हो चुके हैं, सांप बड़े जहरीले और खतरनाक हो चुके हैं, जो आपने अपने बैकयार्ड में पाले थे। और देखिए, एक बात मैं जैसा कह रहा था कि ये तालिबान का, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो लक्ष्य है, वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करने का। ये जो खतरा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित नहीं है, ये खतरा पूरे पाकिस्तान लेकिन में वो है। तो आसिम मुनीर भी तो मजहब की बात करते हैं, जनरल आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं। हाँ, तो फिर आसिम मुनीर उसको उनको फेस करना पड़ेगा। अगर आप कट्टरपंथियों को नहीं, शरिया आसिम मुनीर चाहते हैं कि तालिबान चाहता है, ये दो अलग कॉन्सेप्ट है। वो भी एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, जो आपने ये कट्टरपंथियों की जो बात कही है, कट्टरपंथियों को अगर सेना बढ़ाएगी, आसिम मुनीर बढ़ाएंगे, तो फिर वो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान में अभी पंजाब में जो चल रहा है, उसी तरीके की स्थितियां आपको हर जगह देखने को मिलेंगी, और भी बढ़ता जाएगा। कट्टरपंथियों को बढ़ावा देना एक तरफ आप करेंगे, आप आतंकियों को पाल पोस करके रखेंगे, और हर तरीके से उन्हें शह देने का कट्टरपंथियों को काम करेंगे, और चाहेंगे कि फिर गाजा शांति समझौते पर पाकिस्तान के सभी लोग समर्थन भी कर दें। हाँ, ये तो होने वाला ये नहीं। टीएलपी का मुद्दा भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ये कहा जा रहा है हुसैन जावेद जी, तो टीएलपी का मुद्दा भी बड़ा असमंजस वाला है, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बिल्कुल संजीव जी, आपकी बात मैं ले लिया, एक बार हुसैन जावेद जी का रिएक्शन मैं लूं। आप कुछ कहना चाहते थे हुसैन जी, लेकिन इसमें टीएलपी का जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने उन पर गोलियां चला दी, क्यों? अमेरिकन एम्बेसी जा रहे थे, ये वजह थी? इतने लोग मर गए, वो भी, या फिर वो भी टेररिस्ट हैं, इसलिए मार दिया आपने उनको? अपने ही देश में आप लोगों को मार रहे हैं। मैं इस पे ये कहूंगा, और मैं माजरत भी करता हूँ कि धार्मिक इशू है, और मैं किसी भी ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करता, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो। धार्मिक जहां पे इस तरह की चीजें आ जाए, आई एम सॉरी, मैं उस पर बात नहीं करता, वरना मैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मतलब क्या बोलेंगे आप? तो बोलना ही पड़ेगा ना, मतलब उस पर हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं। आप तो मजहब के आधार पे तो बंटवारा हुआ है, वरना अगर आप नहीं करते तो फिर छोड़ दीजिए, बॉर्डर खोल देते हैं, आ जाइए वापस, सब एक जोड़ देते हैं। मजहब का ही तो लफड़ा है सारा। नहीं, पाक अफगान में मजहब वाली बात नहीं है, उसकी जो है नेचर जो है वो बिल्कुल और है। उस बारे में तो मैं एक ही लाइन कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपके शो का टाइम भी कम है, कि ये चीज आगे जाके बहुत जल्द थमने वाली है। और दूसरी बात है कि हमारी आर्मी ना, वो बड़ी मतलब इस हवाले से ट्रेंड है, उन्होंने साबित किया। तो जो हमारा इंडिया के साथ फ्रंट है, जो अफगानिस्तान के साथ फ्रंट है, और मुल्क के अंदर कैसे टीटीपी बीएलए को मैनेज करना है, वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से फौज हमें वहां पे ले जानी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आई थिंक जितना कुछ हो चुका है, आखिरी बात है, मैं समझता हूँ कि अफगान तालिबान के अंदर सैनिटी आएगी। हम आज भी उनको अफगानिस्तान की सियासी हकीकत समझते हैं, इस तरह की चीजें हो जाती हैं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये क्राइसिस बहुत आगे जाएगा। कैसे मैनेज करेंगे? आईएसआई की मदद से मैनेज करेंगे, या किसकी मदद से मैनेज करेंगे? आईएसआई का काम नहीं, आईएसआई का काम नहीं सर, बैकडोर बहुत कुछ होता है। आईएसआई तो ट्रेन करती है उनको, आईएसआई वहां पर धमाके करती है। वो इंडियन, आप एम्बेसी पर अटैक हो या कुछ भी हो, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर है, तो जिम्मेदार हैं आप लोग। आईएसआई का स्कोप बहुत बड़ा है, वो अपने जगह जहां उनको कहा जाता है, वो अपना जो है ना 100% रिजल्ट देते हैं। लेकिन जहां बात आती है दो स्टेट्स की, वो आईएसआई तय नहीं करती, वो इस्लामाबाद और काबुल को तय करना, और वो कर रहे हैं। मैं ये हुसैन जावेद जी, एक क्वेश्चन है मेरा, प्रश्न नहीं कहूँ, क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आज़ादी हम दोनों की साथ हुई, आज़ादी मैं तो कहूँगा हमारे देश का तो बंटवारा कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, उसको हम पसंद भी नहीं करते, अगर मज़हब के आधार पर ही था। भारत आगे बढ़ रहा है इकोनॉमी के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से, हर दृष्टिकोण से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो तमाम चीज़ें, आईटी सेक्टर, वो सेक्टर। आप अभी भी दहशतगर्दी में फंसे हुए हैं, आतंकवाद में फंसे हुए हैं, अपनी इकोनॉमी के बारे में सोच नहीं रहे हैं, और वहाँ मजहबी ताकतें, आपके आर्मी का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। हमारी फ़ौज है, बेहतर है, सब कुछ है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में नहीं आती है। ये कब पाकिस्तान बाहर आएगा? नहीं तो फिर शरिया में, आप कैसे सोचते हैं कि शरिया वहाँ नहीं लग जाएगा आने वाले दिन में? अगर तालिबान नहीं लगाए तो आप ही लगा देंगे, आपकी फ़ौज लगा देगी,
उनको तो अपना राज चाहिए ना, शासन चाहिए। आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये पूरी डिबेट है। अब आपके पास टाइम कम है, मैं एक दो लाइन में इसका जवाब दूंगा। हाँ। वो ये कि देखिए, शरिया के लफ्ज को ना हमेशा एक मिसकॉन्सेप्शन से लिया जाता है। इसका मतलब है कि इस्लाम के उसूलों के तहत जिंदगी को बसर करना। वो हमारा मुल्क है यार, आपको पता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जैसे आपका सेकुलर इंडिया, आपके संविधान में लिखा है ना सेकुलर इंडिया, ठीक है, हमारा इस्लामिक रिपब्लिक, लेकिन हम यहाँ पे शरिया का वही लागू होगा। किसी आम ग्रुप ने अगर उसको बंदूक से लागू करना है, वो तो नहीं होने दिया जाएगा। तो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक अगर वो पहले ही है और मजीद उसमें बेहतरी हो भी रही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने कभी कहा कि शरिया अभी तक लागू नहीं हुई है, उसमें लूप होल्स हैं, लेकिन वो उसको मतलब चोरी पे हाथ काट दिया जाए, वो सब ऐसे कानून नहीं होंगे, लेकिन जो सूटेबल होंगे वो कानून हम इस्तेमाल करेंगे। तालिबान टाइप जो है ना, वो लॉ नहीं होंगे कि किसी ने दाढ़ी नहीं रखी तो उसको शरिया तो फिर तालिबान का, अकेला तालिबान का थोड़ी ना, शरिया तो फिर आपके मजहब का है ना, फिर ये भी तो आप शरिया मजहब का, लेकिन देखें इंटरप्रिटेशन का फर्क आ जाता है। फिर तो आपको दाढ़ी रख के बैठना पड़ेगा। हुसैन जावेद जी हमारे साथ जब दाढ़ी रखने में कोई मसला नहीं है, हाँ मसला क्या रखने में मसला नहीं है, लेकिन बंदूक के देखे ना, अगर इंडिया में कोई बंदूक के जोर पे आपको कहे कि आपने मंदिर जाना है, वो तो गलत बात है। मंदिर तो आप दिल से जाएंगे, आप अपने दिल से जाएंगे क्योंकि आपकी भावना है। हाँ। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी है कि आप किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकते। ठीक है, ठीक है, हर कोई ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आगे ये मैटर कैसे सॉल्व होगा खासतौर पर पाकिस्तान के लिए, मुझे नज़र तो नहीं आता जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऐसे हो गया कि आपने उनके लोगों को वहाँ से बेदखल कर दिया है। तो ये बहुत लंबी लड़ाई है, ज़मीन की लड़ाई है, और दूसरा विचारधारा की भी लड़ाई है, और तालिबान के लिए अब एक फ्रंट है जो खुला हुआ है, और वो उसको इतनी जल्दी क्लोज कर देगा क्या, उसके भी पूरी दुनिया जब उसको देख रही है, ये सारी दुनिया के कैमरे अगर उधर हैं, ये कहा जाता है ये भी एक चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये चीज़ें सारा, ये तालिबान का क्या थॉट प्रोसेस इस वक्त होगा, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि तालिबान एक मिलिशिया रहा है, तो उनका माइंडसेट अभी भी वैसे ही वर्क करेगा, क्योंकि जब आप एक बार बंदूक उठा लेते हैं तो आप बंदूक भले ही रख दें, इस्तेमाल ना करें, लेकिन आपकी सोच जल्दी ज्यादा नहीं बदलती। तो कहीं ना कहीं तालिबान जो है वो एक इंटरनेशनल अटेंशन उसको आज मिल रहा है, अच्छा भी लग रहा होगा, अच्छा भी लग रहा उसको एंजॉय कर रहे हैं, जो उनको एक इंटरनेशनल फेम मिल रहा है, या उनको न्यूज में सब जगह, जैसे आज यहाँ चर्चा हो रही है, ऐसे अन्य जगह उनको चर्चा हो रही है तालिबान के बारे में। तो कहीं ना कहीं वो उनको एक अच्छा लग रहा होगा कि भाई उनके बारे में चर्चा हो रही है, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। दूसरा, हमने बहुत बड़ी चीज देखी कि तालिबान से जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो इंडिया आए, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट था। उसको सही कहें गलत कहें अच्छा बुरा, वो समय इतना ही था। हुसैन जी, आप बहुत सी बातें वो फिर करेंगे, अगली चर्चा में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी आपका, संजीव श्रीवास्तव जी आपका, हुसैन जावेद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जिस तरीके से हर किसी ने अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखा। मामला जल्द नहीं सुलझेगा, मामला आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान आगे भी एंगेज होंगे, आप कितना भी इसको नकार लें। और अफगानिस्तान अगर डेवलप कर गया मिलिटरीली, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए ऐसा सरदर्द बनेगा कि फिर खैबर पख्तूनख्वा चला जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।